नमस्कार, मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्वागत करती हूँ और आज की चर्चा का विषय पुनः एक बार सवाल जवाब ही रहेगा। जी हाँ, आपके सवाल और हमारे जवाब। पिछले दिनों कुछ हमारे बहुत लॉयल व्यूअर्स ने बहुत सारी बातें बताई, अपनी जीवन की बातें उन्होंने शेयर की और कुछ उनके सवाल थे, मन में दुविधाएं थी। फीमेल व्यूअर्स ने मुझे बहुत सारी एनकरेजिंग वर्ड्स बोला, उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे, जिसमें डॉली सिन्हा और श्वेता रानी जी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। वो हमारी बहुत जब से मैंने चैनल की शुरुआत की तब से ये लोग जुड़े हुए हैं और मुझे हर कदम पे बहुत उत्साहवर्धक शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाते हैं हमारे, और फिर बहुत प्रेरणा मिलती है आगे काम करने की। तो आज मैं पुनः एक बार प्रश्न और उत्तर का राउंड लेकर आई हूँ और इसके पहले मैं कार्यक्रम शुरू करूँ आपसे पुनः निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में और वीडियो को लाइक करें। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि जब भी मैं अपने YouTube एनालिटिक्स को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम को रेगुलरली देखते हैं, उनकी संख्या मात्र 45% ही है और 55% के लगभग ऐसे दर्शक हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कार्यक्रमों को देखते हैं रेगुलरली, उन्हें अच्छा भी लगता है, पर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसके चलते मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगी, उन 45% दर्शकों का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने सहयोग को बनाए रखा। मैं उन 55% दर्शकों से निवेदन करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना, क्योंकि ये मैं वीडियो बनाऊं और वन वे में बोल के चली जाऊं, उसमें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप भी कुछ प्रश्न पूछते हैं, कार्यक्रम से जुड़ते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, तो मुझे हार्दिक खुशी होती है। इसलिए आज का मैं पहला सवाल जो ले रही हूँ वो गौरव खन्ना जी का सवाल है। वो लिखते हैं कि व्हेन फ्यूचर एंड पास्ट बोथ आर नॉन एग्जिस्टेंशियल, देन व्हाई डू वी ऑलवेज स्टे पर्टर्ब्ड अबाउट बोथ एंड नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ही फर्दर राइट्स, व्हाई डज एस्ट्रोलॉजी इवन एग्जिस्ट when it's all about probabilities, projections far away from realities? I am just a curious soul, no offense, and I like watching your content. It certainly gives a lot of hope to lost ones. Thanks for writing to me, Gaurav Khanna ji. This is not only your question. Many of us believe that astrology is neither a science nor an art. It's more like a divine magic kind of thing, or it is pseudoscience, something like that. Because there is no working mechanism behind it, isn't it? Many of us think that way. But before answering this question, I would like to ask a further question. Do you believe in planning? Why does India have a planning commission and Niti Aayog? See, it's very true that past and future, both of them do not exist for us. What exists in front of us is utter present. So undoubtedly should try to maximize the present just to ensure our future. See, here in Gita also Bhagwan Krishna says that karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachan, which means कर्म करना ही हमारे अधिकार में है और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। Here the word which needs to be underlined is chinta. What Lord says, or what any self-improvement book or what any self-help book emphasize only on this, that we should not put ourselves under duress or stress or worries for the sake of future. But planning, no one has decried of planning. See, astrology and Gita or Mahabharata or any of our great epics, they both emanate from approximately the same time.
Of course, the epic period was followed by the Vedic period, and astrology, Indian Vedic astrology, has its root since time immemorial and since Vedic days. Because Rishi Parashar is considered to be the father of Indian Vedic astrology, and whatever he has said thousands of years ago still hold good. Many of our sages like Aryabhat, who propounded the concept of zero, likewise we cannot outrightly negate their wisdom and knowledge. The volume of knowledge, the body of knowledge they had is unquestionable. But it doesn't mean that we should believe in their words blindfoldedly. No, I am not saying that. If astrology had been a farce, or if it has been a humbug, then it would have been rejected many years ago by our intelligent mind. And we have an English idiom, as dead as dodo. So, because dodo birds are extinct now, not because of any natural calamity like dinosaurs, but because of their incapacity to adapt. Had it been the case with astrology, astrology would have also been extinct long back, and we would have been having an idiom like as dead as astrology, right? Having said that, we should not see any paradox in these two statements. Since past and future do not exist, so why do we have astrology? Astrology is not, many people make mistake here. You can speak ill of astrologers about their style, about their technique of making predictions or making forecast, but not the astrology. You are free to defame any of the astrologers you want, but not the study known as astrology. And astrology has never been about the probabilities and projections. If your birth time, birth date and birthplace is correct, if the person known as astrologer has done a considerably good study of astrology, then there is no chance of making mistakes and arriving on a roundabout conclusion. No, it cannot happen. So I hope I could bring some clarity, because both these concepts are not contrary to each other, they are not paradoxical to each other, they complement each other. We need some planning, and we don't have that much big lifespan that we waste our lifetime experimenting many things. Suppose what is astrology is just, of course it is an indicative science. If it indicates that you are bound to rise in a particular profession, then you can't say that I will try this also, that also, that also, that also, so that I could lastly I could zero in that this profession is best suited for me, because we don't have that much time. An average lifespan of a human being is round about 65 to 75 years. This is such a small bracket of time that we cannot waste our single moment experimenting and experimenting with whole lot of things. So astrology, your birth chart, your horoscope is just a lighthouse. The way lighthouse shows path to the ships, it's just like a blueprint of your karmic account of your past birth and a road map ahead for this birth. So it's just helping you, and you can question it. You are free to listen to it or reject it, but at least give it a try. If the astrologer is learned, then no doubt you will regain your lost faith in astrology. Moving on to my next question. Some anonymous handle has asked, what is Nivritti Marg? See, in many of my videos, I say that Ketu or Rahu are just indicator of getting ahead in our life through Nivritti Marg and Pravritti Marg. Both Nivritti Marg and Pravritti Marg is to help us achieve our ultimate goal. But the methods are different, their mandates are different. Nivritti Marg says you should actualize yourself, you should go for self-actualization through the path of renunciation, dispassion,
and stoicism. Whereas Pravriti Marg says that you should get bored of what you want, what your inner desire is. So bringing to you till the saturation point is the main motto of Pravriti Marg. You need to pravrit to that direction. You need to devote yourself physically, mentally, emotionally, sentimentally to achieve your desire. So mostly both these marks are recommended in astrology for taking the spiritual path, but Pravriti Marg is considered as less valuable, and Nivritti Marg is a road less traveled, so we must explore. In Nivritti Marg is definitely, it takes very short time to get you to that top position, whereas in Pravriti Marg you need to take many births to get bored of what your inner desire is and then proceed ahead. So that's the basic difference. मीरा जौहरी राजस्थान से लिखती हैं कि मैम, मैं आपके ड्रेसिंग सेंस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आपके ज्वेलरीज बहुत अच्छे लगते हैं। मैम, आप प्लीज़ बताइए, आप इन सारे जेवरों को आप कहाँ से लेती हैं? थैंक यू सो मच मीरा जी, थैंक यू सो मच फॉर सच स्वीट कॉम्प्लीमेंट। मुझे भी बहुत पसंद है अच्छे कपड़ों का, अच्छे जेवर का। हमें से बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने मनोभावों को बहुत इस तरह से व्यक्त करती हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे भी बहुत पसंद है अच्छे गहने और अच्छी साड़ियाँ। मैं जहाँ तक आपने गहनों की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने सारे गहने अरविंद भाई ज्वेलर्स अहमदाबाद से लेती हूँ और वो मुझे वहाँ के कलेक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वहाँ के जो स्टाफ हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और आप वहाँ से कुछ ना कुछ आप लेके ही निकलती हैं। आप चाहेंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से ख़रीद सकती हैं। इवन बहुत सारे ज्योतिषकार जो रत्नों को सजेस्ट करते हैं कि आप मूंगा पहनिए, हीरा पहनिए, मोती पहनिए, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी गुणवत्ता को लेके, उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कि वो सच्चा है, झूठा है। और चूँकि ये तो बहुत सस्ती चीज़ें तो होती नहीं ये सब रत्न, तो उसके लिए भी मैं हमेशा वहीं से, अगर मुझे भी जो कुछ पहनना रहता है रत्नों के लिए भी, तो मैं वहीं पे रिलाई करती हूँ। ये मेरा मेरी एक पर्सनल ये पसंद है। वो जगह बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर जाके ट्राई करें। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलती हूँ अपने लास्ट सवाल की ओर। शताक्षी लिखती हैं, हेलो मैम, मेरी कुंडली के 5th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? शताक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये एक बहुत ही सार्वभौमिक सा सवाल है। देखिए, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। जैसे वैदिक ज्योतिष में अगर आप एक एसेंडेंट को लेते हैं, लग्न को भी अगर आप मानते हैं तो 10। तो कहने का मतलब कि किसी की भी कुंडली में कम से कम 2 घर तो हमेशा खाली रहेंगे ही, 2 भाव आपके खाली रहेंगे। और कई बार जब एक ही भाव में 3 ग्रह आ गए, 4 ग्रह आ गए, तो फिर बहुत सारे भाव खाली रहते हैं। ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि इसका मतलब क्या होता है। हमारी कुंडली में सिर्फ पंचम भाव ही नहीं, कोई भी भाव अगर खाली हैं, वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि उससे संबंधित हमारे सारे जो मसले थे वो हमने पिछले लाइफ में सेटल कर दिया है और उस पर हमने बहुत वर्क किया है और पिछले जन्मों में हमने उस पर काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है और उन सभी मुद्दों पर हमने महारत हासिल कर ली है। तो इसका ये मतलब होता है। और फिर इस बर्थ में जिन भावों में ज़्यादा ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पर ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिन घरों में, जिन भावों में, तो इसका मतलब कि आपके इस जीवन का, प्रेजेंट जीवन का, आपके लाइफ का एक बहुत लंबा समय उन्हीं सब भाव के मुद्दों के आसपास घूमता रहेगा और वो आपकी काफ़ी टाइम और एनर्जी लेगी। आपको उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स मिलेंगे, खुशी, परिणाम, अच्छे बुरे, कुछ भी आपको उन्हीं भावों के इर्द गिर्द आपका ये पूरा प्रेजेंट बर्थ घूमेगा। तो आपने जैसे पूछा है 5th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि आपके 5th हाउस में
नंबर कौन सा है, तो उस नंबर के स्वामी जो होते हैं भावपति, पंचम भावपति आपको आपके इस जन्म में जो भी आपके प्रेम संबंधी मामले हैं, जो भी आप जिस तरह से एंटरटेन होना चाहती हैं, आपका जो एंटरटेनमेंट का टेस्ट है, उन सबको गवर्न करेंगे। 5th हाउस, अगर आपने पिछली वीडियो के बारे में आपने लिखा है पूर्व जन्म के लिए, तो 5th हाउस बहुत सारी चीज़ों को और भी इंगित करता है। वो लक्ष्मी स्थान है, वो हमारे मंत्रों का भाव है, हमारे बच्चों का प्रोजनी का भाव है। तो इस तरह से आप एक ही चीज़ से उसको मत जोड़िए। पंचम भाव में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और अगर पूर्व जन्म की बातें आपको देखनी है, समझनी है 5th हाउस से, तो वहाँ कोई ग्रह हो या ना हो, लेकिन आपके डिविजनल चार्ट D60 में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि आप पास्ट बर्थ में आपके कर्म कैसे थे, और आपको अगर कुछ भी अगर स्ट्रगल है या परेशानी है या सुख है, या आप सफलता के लिए बस एक पहला कदम बढ़ाती हैं और आपको सफलता आपके कदम को चूमती है, तो ये सब आपके जो प्रारब्ध कर्मा थे, आपके जो संचित कर्मा थे, उन सब का नतीजा है। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ये किसी सज्जन ने एक मुझे और पूछा है कि अगर वर्गो साइन में गुरु और शनि की युति हो तो इसका क्या परिणाम होता है। वर्गो साइन में गुरु और शनि की युति हो तो ये एक इतना वंडरफुल साइन है, इतनी अच्छी संयोग है, पोजीशन बनती है, क्योंकि वर्गो जो है उसके स्वामी बुध हैं, और युवराज बुध का अपना कोई रंग नहीं होता है। वो जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं वो उसी के रंग के हो जाते हैं, और ये एक बहुत ही शुभ फल प्रदायक ग्रह माने जाते हैं। तो उनका संबंध दोनों, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हमने 2 खेमों में बांटे हैं ना ग्रहों को, एक खेमा इधर सूर्य मंगल बृहस्पति, और दूसरा खेमा उधर शनि राहु शुक्र। तो ये बुध के संबंध दोनों खेमों के सभी ग्रहों से बहुत अच्छे होते हैं। में गुरु और शनि की युति है तो इससे आपको शनि का भी पूरा प्रभाव मिलेगा और गुरु का भी पूरा प्रभाव मिलेगा। आप डिग्रियां देख लीजिए, दोनों ग्रहों में डिग्री किसकी ज़्यादा है, और उसके बाद आप उसी तरह से आप इन दोनों ग्रहों के महादशा अंतरदशा में आपको प्रचुर फल मिलेगा। इसके साथ आज के प्रश्न और उत्तर का राउंड ख़त्म होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रश्नों का जवाब देना। मैं अपने अध्ययन और अनुभव के हिसाब से हमेशा जवाब देती हूँ, and I try to harmonize and synergize astrology with other sciences to arrive on an accurate prediction. So बने रहिए आप मेरे चैनल पे। आपके सहयोग और स्नेह के लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।